बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में बीआरएस में हम लोग डिस्कस करेंगे रिकॉन्साइलिंग द बैलेंसेस, रिकॉर्डिंग एंड करेक्शंस इन कैश बुक। हम लोग वो तमाम तर ट्रांजैक्शंस को देखने की कोशिश करेंगे जिनकी हम लोगों ने रिकॉर्डिंग करनी होगी या उनकी करेक्शंस करनी होगी। हम लोगों ने अपनी कैश बुक के अंदर हम लोग अपनी एडजस्टेड कैश बुक बनाएंगे। अब उस एडजस्टेड कैश बुक के अंदर कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस उसकी डेबिट या क्रेडिट साइड पे जा सकती हैं, किसको सिर्फ रिकॉर्ड करना है और किसको जाके करेक्ट करना है। रिकॉर्ड करने से यह मुराद है कि उससे पहले वो ट्रांजैक्शन ओमिट थी, हम लोगों ने उसको पहले से रिकॉर्ड नहीं किया हुआ था, तो हम लोग जाके उसकी रिकॉर्डिंग कर देंगे प्रॉपर वे में, जहां भी डेबिट क्रेडिट साइड पर उसने जाना होगा। करेक्टिंग से यह मुराद है कि पहले से रिकॉर्डेड है लेकिन गलत रिकॉर्ड है, तो उसकी जाकर हम लोग करेक्शंस कर लेंगे। अब उनमें कौन कौन सी चीजें शामिल हैं, कहते हैं द लॉजिकल वे टू डील विद एरर्स एंड ओमिशंस इन कैश बुक इज टू रिकॉर्ड द unrecorded items and correct the errors in accounting records। तो इसके लिए हम लोग एडजस्टेड कैश बुक बनाएंगे, उसका हम लोग अनएडजस्टेड क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे। उसका जो स्टार्ट करेंगे वो अनएडजस्टेड क्लोजिंग बैलेंस के साथ करेंगे, मतलब जो पहले से हमारी कैश बुक का बैलेंस है उसको एडजस्ट करना है, तो ये हमारे पास अनएडजस्टेड बन जाएगा। अब उसकी नेचर के मुताबिक चलना है कि अगर वो पॉजिटिव बैलेंस है तो एडजस्टेड कैश बुक की डेबिट साइड पर आ जाएगा, अगर वो नेगेटिव बैलेंस है तो एडजस्टेड कैश बुक की क्रेडिट साइड पर हम उसको लिख देंगे। ये बात क्लियर। नेक्स्ट देखें, कहता है वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग एडजस्टमेंट मे बी रिक्वायर्ड। अब जब आपने अपना तमाम बैलेंस लिख लिया, सबसे पहले आते हैं हमारे पास बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस, अब मुझे बताएं बैंक चार्जेस की जर्नल एंट्री क्या बनेगी। यह किस्म का आपका एक्सपेंस होता है जो कि आपने पे कर दिया थ्रू बैंक, तो जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, बैंक चार्जेस डेबिट एंड बैंक अकाउंट। और अगर आपने ये अपनी एडजस्टेड कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया हुआ, आप लोगों ने अपनी कैश बुक में अगर इसको रिकॉर्ड, तो एडजस्टेड कैश बुक की क्रेडिट साइड पे जाके रिकॉर्ड कर। बात क्लियर हो गई। और इसका पता कहां से चलता है, बैंक स्टेटमेंट से, क्योंकि बैंक वालों ने अपने चार्जेस डिडक्ट कर लिए होते हैं, तो बैंक स्टेटमेंट से पता चलता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा बैंक चार्जेस से रैली में, जब तक बैंक ना डिडक्ट करे तब तक आपने नहीं डिडक्ट करने। आपको पता हो कि मैंने सपोज के जनवरी के मंथ के बैंक चार्जेस 500 रुपीज पे करने हैं, इट डजंट मीन दैट 31 दिसंबर को जाकर आप अपनी कैश बुक को क्रेडिट कर दो 500 से, नहीं, पहले बैंक डिडक्ट कर ले फिर आपने जाके करने। इन केस आप बैंक ने डिडक्ट नहीं किए और आपने कर दिए, आप अपने पास रिवर्सल रिकॉर्ड करोगे उसका। ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट, आई होप कि ये बैंक चार्जेस क्लियर है। दिस शुड बी रिकॉर्डेड ऑन पेमेंट साइड ऑफ, मतलब एडजस्टेड कैश बुक की क्रेडिट साइड पर बैंक चार्जेस वहां पर आ जाएंगे। फिर आती है हमारे पास डिविडेंड या इंटरेस्ट रिसीव्ड। भाई पेड नहीं है इंटरेस्ट, इनकम है मेरी, तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट अदर इनकम या डिविडेंड इनकम या इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट कर देंगे। तो देखो मेरा फोकस बैंक के ऊपर है, बैंक की रिसिप्ट साइड पर आप लोगों ने जाके ये रिकॉर्ड कर, अगर आपने पहले रिकॉर्ड नहीं किया हुए तो कहते हैं दिस शुड बी रिकॉर्डेड ऑन रिसिप्ट साइड ऑफ। ये आपके एमसीक्यूज बन सकते हैं कि बैंक चार्जेस आर रिकॉर्डेड एज पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक, रिसीट साइड ऑफ कैश बुक, तो आप उसे बता दिया करें। फिर हमारे पास आता है इंटरेस्ट
on overdraft balance charged by, मतलब इंटरेस्ट एक्सपेंस, ओपन इंटरेस्ट इनकम था, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस की जर्नल एंट्री क्या बनेगी हमारे पास? इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट, और अगर आपने क्रेडिट नहीं किया होगा तो कैश बुक की पेमेंट साइड पर जाकर इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड कर देंगे. दिस शुड बी रिकॉर्डेड ऑन पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक. ऑल क्लियर? नेक्स्ट, स्टैंडिंग ऑर्डर हम लोगों ने कल पढ़ लिया था. स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होता रहता है? सेम अमाउंट और रेगुलर इंटरवल के साथ अगर आप पेमेंट करवाते हैं बैंक से तो उसे स्टैंडिंग ऑर्डर कहा जाता है. तो स्टैंडिंग ऑर्डर के थ्रू बैंक ने हमेशा आपके अकाउंट से डिडक्शंस करनी होती हैं, पेमेंट करनी होती है, और आपने स्टैंडिंग ऑर्डर्स को अपने पास रिकॉर्ड नहीं किया हुआ तो जैसे ही बैंक स्टेटमेंट से आपको पता चला कि बैंक वाले मेरे अकाउंट से ये पेमेंट कर चुके हैं, हम जाके रिकॉर्ड कर देंगे. तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी? स्टैंडिंग ऑर्डर डेबिट, मतलब स्टैंडिंग ऑर्डर जिस पर्पस के लिए होगा वो एक्सपेंस डेबिट, या अगर किसी सप्लायर को पेमेंट की तो सप्लायर अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट हो जाएगा बैंक, तो स्टैंडिंग ऑर्डर हमारे पास चला जाएगा पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक. This is an instruction by account holder to its bank to pay or transfer a same amount at regular intervals to another party pays account. This method is usually used for monthly rent payment and periodic subscription. This should be recorded on payment side of the cash book. All clear? प्रीवियस लेक्चर में भी हमने स्टैंडिंग ऑर्डर की डेफिनेशंस को देख लिया था. नेक्स्ट आ जाता है डायरेक्ट डेबिट, और यहां पर आ रहा है एफ में डायरेक्ट क्रेडिट. मतलब डायरेक्ट डेबिट, in this method an account holder allows another party to directly collect amounts on regular basis from its amount may be different in different periods. This method is usually used for monthly utility bills or credit card. This should be recorded as of the डायरेक्ट डेबिट से मुराद है कि बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने देखना है कि बैंक ने मेरे अकाउंट को डायरेक्टली डेबिट कर दिया तो मैं क्या करूंगा? क्रेडिट. क्रेडिट करना पेमेंट है या रिसीट ऑफ कैश है? पेमेंट है, तो हम लोग पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक में डायरेक्ट डेबिट को लिखेंगे. डायरेक्ट क्रेडिट इसका उलट है, मतलब बैंक ने डायरेक्टली मेरे अकाउंट को क्रेडिट कर दिया और मैं अपने अकाउंट को डेबिट, मतलब मेरे अकाउंट में मेरे किसी कस्टमर ने ऑनलाइन अमाउंट ट्रांसफर करवा दी. क्लियर? तो वो मेरे बैंक स्टेटमेंट की क्रेडिट साइड पे नजर आ रही है, लेकिन उसको मैंने अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया, तो मैं अपनी कैश बुक की रिसीट साइड पर जाकर उसको रिकॉर्ड कर दूंगा. स्टैंडिंग ऑर्डर जो होंगे उनका अगर मैं पहले बता दूं मैं रिकॉर्ड करना है या नहीं करना? हाँ, स्टैंडिंग ऑर्डर का सपोज हमें पता है कि पेमेंट्स वगैरह हो चुकी हैं, आप अपने पास रिकॉर्ड कर दो. अब बैंक स्टेटमेंट ने भी स्टैंडिंग ऑर्डर रिकॉर्ड किया होगा, सेम अमाउंट, वही अमाउंट आपने भी रिकॉर्ड की, बेटा फिर तो इश्यू ही नहीं है ना, फिर तो एक एडजस्टमेंट को रिकॉर्ड होना चाहिए था और हमने भी रिकॉर्ड किया हुआ है, उसको दोबारा रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है. क्लियर होगी बात जी? डायरेक्ट डेबिट एंड डायरेक्ट क्रेडिट क्लियर. फिर हमारे पास आ जाते हैं डिसऑनर्ड चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर. तो डिसऑनर्ड चेक, जब हम लोग चेक रिसीव करते हैं कस्टमर से तो बैंक को डेबिट करते हैं, लेकिन जब वो डिसऑनर हो जाता है तो बैंक को क्रेडिट कर दिया जाता है. तो आपने कैश बुक की पेमेंट साइड पर इसको जाके रिकॉर्ड कर देना है. These should be reversed in the cash book as when deposited. These are included on the receipt side. On reversal, these are recorded on payment side.
तो अब अगर डिसऑनर चेक आ जाए तो आपको पता है कि ये कैश बुक की क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एरर्स इन कैश बुक। एरर्स इन कैश बुक, देखिए भाई, देयर मे बी कॉस्टिंग एरर, बैलेंसिंग एरर in cash book. These need to be adjusted on receipt or accordingly जिस साइड का एरर होगा हम फिर उसकी करेक्शन को देखेंगे और उसके मुताबिक हम उसको डेबिट या क्रेडिट साइड पर लेकर जाएंगे। When an item is incorrectly included on the other side of the cash book, मतलब डेबिट करना था क्रेडिट कर दिया या क्रेडिट करना था डेबिट कर दिया, तो क्या करेंगे? अच्छा मुझे ये बताएं, मैंने अपने कस्टमर से एक चेक रिसीव किया 500 रुपीज का। ओरिजिनल ट्रांजैक्शन मुझे क्या रिकॉर्ड करनी चाहिए थी? बैंक को डेबिट करता 500 से, क्लियर? मैंने बैंक को जाके क्रेडिट कर दिया 500 से। अब बताओ मैं इसकी एडजस्टमेंट कैसे करूं? मैं डेबिट साइड पर लेकर आऊंगा लेकिन डबल अमाउंट के साथ, ट्वाइस अमाउंट के साथ, कि एक 500 मेरे उस क्रेडिट वाले 500 के इंपैक्ट को खत्म करेगा और दूसरा 500 जो मैंने रिकॉर्ड करना था और नहीं किया। तो अगर साइड चेंज हो जाए सेम अमाउंट के साथ तो आपने जो रिवर्स डालना है वो डबल अमाउंट का डालना है। क्लियर हो गई बात? कहता है on the other side of cash book debit instead of credit, or the correction is made by adjusting twice the amount on the correct side। तो करेक्ट साइड के ऊपर डबल अमाउंट के साथ आप लोगों ने एडजस्टमेंट रिकॉर्ड करनी है। क्लियर हो गई ये बात? कहते हैं पोस्ट डेटेड चेक्स, मतलब आज हमारे पास डेट है सपोज के 1 जनवरी और मेरे पास जो चेक मौजूद है वो 15 जनवरी का है। बेटा उसने मैच्योर ही 15 जनवरी को होना है। ऐसे चेक को कहा जाता है पोस्ट डेटेड चेक, कि चेक तो है लेकिन क्या मैं उसके अगेंस्ट पेमेंट ले सकता हूं? तो बेटा वो चेक रिकॉर्ड ना करना जब तक के वो मैच्योर ना हो जाए, जब तक कि आप उसके अगेंस्ट पेमेंट रिसीव, तो ये चेक रिसीव करना ना करना अभी बराबर ही है। क्लियर? तो कहते हैं पोस्ट डेटेड इफ दीज हैव बीन इंक्लूडेड इन कैश बुक, कि अगर आप बाय मिस्टेक इनको शामिल कर चुके हो तो अब आप क्या करोगे? इनका रिवर्सल रिकॉर्ड कर दो। क्या क्या रिवर्सल रिकॉर्ड करोगे? बैंक को क्रेडिट करेंगे। तो सपोज अगर मैंने चेक रिसीव किया हुआ कस्टमर से और मैंने अपनी कैश बुक को डेबिट कर दिया तो मैं क्रेडिट कर दूंगा लेकिन सेम अमाउंट के साथ। ये डबल, क्योंकि मैंने उसको क्रेडिट भी नहीं करना था, मैंने ना डेबिट करना था ना क्रेडिट करना था, मैंने बाय मिस्टेक डेबिट कर दिया। सिर्फ उस डेबिट के इंपैक्ट को खत्म करो। डबल अमाउंट उस टाइम पे जाती है जब डेबिट करना था और क्रेडिट कर दिया, तब डबल अमाउंट जाती है। ऑल क्लियर? जी नेक्स्ट, टाइम बार्ड चेक। डिसऑनर चेक क्या होता है? कस्टमर से चेक रिसीव किया और उसके अगेंस्ट हमें पेमेंट नहीं हुई, उसे क्या कहा जाता है? डिसऑनर चेक। उन्हें क्या कहा जाता है? टाइम बार चेक क्या होता है? कि मैंने एक चेक इशू किया अपने सप्लायर्स को टू प्रेजेंट फॉर पेमेंट, कि जाओ मेरे बैंक में जाकर इसको प्रेजेंट करो और इसके अगेंस्ट पेमेंट ले लो। एक लीगल चेक था। तो मैंने क्या किया, अपने सप्लायर्स को डेबिट और बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दिया।
मेरे सप्लायर ने 6 मंथ्स तक उसको बैंक में प्रेजेंट नहीं किया, तो ऐसे चेक को टाइम बार चेक कहा जाता है, जो अपना टाइम गुजार चुका हो, एक्सपायर हो चुका हो। अब अगर वो जाकर प्रेजेंट फॉर पेमेंट कर भी देता है, तब भी वो अमाउंट रिसीव नहीं करता, तो मुझे अब उसका रिवर्सल रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि वो पर्सन अब मेरे पास वापस आएगा और मुझे उसे न्यू चेक इशू करना पड़ेगा। तो जो पुराना इशू किया था पहले, उसका रिवर्सल रिकॉर्ड। क्लियर? तो देखो, a check becomes a time bought after have passed from the date mentioned on, and the bank might not pay it, and therefore these are cancelled and reversal is to be recorded। यही काम अगर आपसे हो गया कि आपके कस्टमर ने आपको चेक दिया, आपने बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया, लेकिन वो चेक आपने जाकर बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाया और 6 मंथ्स गुजर गए, आपको भी फिर रिवर्सल रिकॉर्ड करना पड़ेगा सेम अमाउंट से रिवर्सल रिकॉर्ड, क्योंकि अब उसके अगेंस्ट तो आपको अमाउंट रिसीव नहीं हो सकती, तो आप रिवर्सल रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर? कहते हैं कैंसल्ड चेक्स, a check may also be for any other reason। एक तो हो गया ना डिसऑनर चेक, चेक का कैंसिल करना है, टाइम बार चेक, चेक का कैंसिल करना है, कोई और रीजन भी हो सकती हैं। क्या? फॉर एग्जाम्पल, उसके ऊपर नाम गलत लिखा हुआ है, उसके ऊपर अमाउंट गलत लिखी हुई है, incorrect name was mentioned, the payment was made using an other method। तो फिर क्या हुआ कि हमने उस पर्सन को पेमेंट किसी और जरिए से कर दी, तो क्या वो चेक वैलिड है? नहीं। अब हम उससे चेक वापसी ले लेंगे, तो जब चेक को वापस ले लिया तो अपने पास उसका रिवर्सल भी रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर? A replacement check has been issued and parties intend to cancel the old one. In these cases, a reversal should be recorded in cash book। कि पुराना जो चेक आप लोगों ने इशू किया था, आप उसके अगेंस्ट अब रिवर्सल रिकॉर्ड करेंगे, और जो न्यू चेक आप इशू कर रहे हैं, तो न्यू चेक न्यू अमाउंट के साथ रिकॉर्ड हो जाएगा। राइट? एनी इशू? अगर हम कोई पोस्ट डेटेड चेक इशू करें, पोस्ट डेटेड चेक इशू करें जी, तो डेट ऑफ मैच्योरिटी पे से रिकॉर्ड करेंगे या जब इशू कर देता है रिकॉर्ड? डेट ऑफ मैच्योरिटी। और उसके ये जो 6 मंथ्स स्टार्ट होते हैं ना, ये उस टाइम से होते हैं जिस टाइम चेक के ऊपर जो डेट गिवन है। सपोज कि आज हमारे पास है 1 जनवरी, ठीक है, मैं इशू आज कर रहा हूं, लेकिन उसके ऊपर मैंने चेक के ऊपर जो डेट लिखी है वो 15 जनवरी, उसके 6 मंथ स्टार्ट 15 जनवरी से होने हैं, 1 जनवरी से नहीं। क्लियर? अब पोस्ट डेटेड चेक, आप चेक रिसीव करें या आप चेक इशू करें, रिसीव करते हैं तो पेमेंट 15 जनवरी को ही मिलेगी, अगर आप इशू करते हैं तब भी तो पेमेंट 15 जनवरी को ही होनी है, तो उस टाइम पे रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। क्लियर? एडजस्टेड बैलेंस, अब जैसे ही आप अपने कैश बुक का बैलेंस एडजस्ट कर लेते हैं, आपके पास एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस आ जाता है। अब इसका कंपैरिजन किया जाता है BRS में बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस के साथ। एडजस्टेड कैश बुक के बैलेंस का कंपैरिजन होता रहता है BRS में बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस के साथ, कि अगर अभी भी कोई ऐसे डिफरेंसेस मौजूद हैं तो वो BRS ने जाके सेट करने हैं। कहते हैं दिस इज द बैलेंस एज पर कैश बुक आफ्टर ऑल एरर्स एंड ओमिशंस इन द कैश बुक हैव बीन करेक्टेड, एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड ट्रू बैलेंस। ये वो बैलेंस है जो आपकी बैलेंस शीट में करंट एसेट्स
या अगर ये ओवरड्राफ्ट है तो करंट लायबिलिटीज के तौर पर रिकॉर्ड होता है। तो ये याद रखिएगा कि बैंक स्टेटमेंट की तरफ से हमें जो बैलेंस गिवन होता है वो कभी भी हमारी स्टेटमेंट्स का हिस्सा नहीं बनता। एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जाता रहता है। क्लियर? क्योंकि मिस्टेक्स तो बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस में भी तो हो सकती है ना, तो मिस्टेक्स वाला अनकरेक्टेड बैलेंस कभी भी नहीं लेकर जाते हैं, और ये वो करेक्टेड बैलेंस है जिसको आगे जाना चाहिए। एंड दिस इज अमाउंट टू बी प्रेजेंटेड इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। दिस अमाउंट इज आल्सो यूज्ड टू रिकंसाइल बैलेंस विद बैंक स्टेटमेंट्स बैलेंस इन बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अब बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में देखें ये तीन चीजें हैं, और वो तीन चीजें कौन सी हैं? अनप्रेजेंटेड चेक्स, अनक्रेडिटेड आइटम्स या चेक्स, एंड एरर और ओमिशंस बाय, ये प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अनप्रेजेंटेड चेक्स को आउटस्टैंडिंग चेक्स भी कहते हैं। आपने इनके सेकेंडरी नेम्स जरूर याद रखने हैं, ये एग्जाम्स में सेकेंडरी नेम ज्यादा पूछे जाते हैं। अनप्रेजेंटेड चेक्स को आउटस्टैंडिंग चेक्स भी कहते हैं, जबकि अनक्रेडिटेड चेक्स को आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स या लॉजमेंट्स, आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स या लॉजमेंट्स कहा जाता है। कहते हैं अनप्रेजेंटेड चेक्स में दिस टाइम डिफरेंस विल कम टू एन एंड व्हेन बैंक इवेंचुअली records payments of the check. This amount to be reconciled in BRS must exclude. अब इसमें से कौन सी BRS में शामिल नहीं करने? भाई पोस्ट डेटेड चेक्स अनप्रेजेंटेड चेक्स का पार्ट नहीं, क्योंकि वो तो अभी मैच्योर ही नहीं हुए ना, तो वो अनप्रेजेंटेड चेक्स का पार्ट। अब मुझे एक बात बताएं कि भाई 25 दिसंबर को मैंने अपने कस्टमर को चेक लिख के दिया, लेकिन उसके ऊपर जो डेट मेंशन थी वो 10 जनवरी की थी। 31 दिसंबर को मैं कह दूं कि जनाब मैं इशू कर चुका, लेकिन अभी तक उसने प्रेजेंट फॉर पेमेंट नहीं किया। देखो अगर वो प्रेजेंट कर भी दे, क्या पेमेंट होगी उसे? तो भाई क्या उसे अनप्रेजेंटेड होना चाहिए? नहीं होना। तो अनप्रेजेंटेड चेक्स की लिस्ट में आपने पोस्ट डेटेड चेक्स को शामिल, इसी तरह ऐसे तमाम चेक्स जो आप कैंसिल कर चुके हो, डिसऑनर चेक, टाइम बार चेक, वो भी अनप्रेजेंटेड चेक्स की लिस्ट में शामिल नहीं होने चाहिए। और राइट, uncredited checks, this time difference will come to an end when the check is cleared or by the bank. मतलब कहते हैं कि ये टाइम डिफरेंस एंड हो जाता है जब बैंक वाले हमें क्रेडिट कर देते हैं, तब तो वो डिफरेंस खत्म हो गया। फिर दिस अमाउंट टू बी रिकॉन्साइल्ड इन BRS, और ये भी रिकॉन्साइल्ड इन, ये एडजस्टेड कैश बुक का पार्ट नहीं बनते। मस्ट एक्सक्लूड पोस्ट डेटेड, कैंसल्ड, टाइम बार्ड एंड, तो ये सारे भी अनक्रेडिटेड चेक्स का पार्ट भी नहीं बने। उसके अलावा एरर्स और ओमिशंस बाय बैंक, दिस आइडेंटिफाइड एरर is communicated to the bank for, आपने ठीक नहीं करना, बेसिकली BRS के जरिए आप बैंक को कम्युनिकेट कर रहे हो कि भाई ये एरर है तुम्हारी तरफ से, तुम इसको ठीक करो, राइट? The correction process may takes some time. Meanwhile, the error is mentioned in BRS as a reconciling item. अब BRS का फॉर्मेट क्या होता है हमारे पास? BRS के फॉर्मेट के लिए बेटा हमारे पास दो किस्म के फॉर्मेट्स हैं, दोनों में से आप किसी एक फॉर्मेट को अच्छे से याद रखना, तो दूसरा फॉर्मेट ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएगा। डिपेंड करता है कि आप BRS का स्टार्ट कहां से ले रहे हैं। आपके पास दो ऑप्शंस हैं,
अब या तो बीआरएस का स्टार्ट लें अपनी एडजस्टेड कैश बुक के बैलेंस के साथ, कैश बुक का बैलेंस नहीं, एडजस्टेड कैश बुक के बैलेंस के साथ स्टार्ट लें और एंड करें बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस पर। बीआरएस का पहला फॉर्मेट क्या है, स्टार्ट लें एडजस्टेड कैश बुक के बैलेंस पर और एंड करें बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस पर। दूसरा फॉर्मेट क्या है हमारे पास कि आप स्टार्ट लें बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस पर और एंड करें एडजस्टेड कैश बुक के बैलेंस पर। ये दो फॉर्मेट्स हैं आप लोगों के पास। अब आपने इन दोनों में से किसी एक को चूज कर लेना है। क्लियर? जैसा कि अब ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन भी हो सकता है। याद रखने के लिए किसी एक को याद रखना, दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। को दोनों को याद रखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। अब आपने क्या करना है, सपोज हम लोग करते हैं बैलेंस एज पर, क्योंकि बेटा ये बैलेंस तो बैंक स्टेटमेंट से वैसे ही गिवन होगा, तो क्यों ना इसी से शुरू करें, क्योंकि एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस हमें कैलकुलेट करना है। वो कैलकुलेट करूंगा तभी आके शुरू करूंगा ना, तो आप उससे शुरू ही ना करो। एडजस्टेड कैश बुक के बैलेंस के साथ आप उसको शुरू ही ना करो। ये बात क्लियर? अच्छा अब देखें, हम लोग बीआरएस का स्टार्ट करेंगे बैलेंस एज पर। अगर ये हो क्रेडिट बैलेंस तो आपने उसको पॉजिटिव लिखना है, और अगर ये हो डेबिट बैलेंस तो आपने इसको ब्रैकेट्स में लिखना है। इस बात का ख्याल रखिए। बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस मोस्टली क्रेडिट होता है, पॉजिटिव फॉर्म में आ जाएगा, लेकिन अगर ये हो डेबिट बैलेंस तो आपने उसको ब्रैकेट्स में नेगेटिव बैलेंस के तौर पे लिखना है। फिर तीन चीजें हैं, कौन सी? अनप्रेजेंटेड चेक्स, अनक्रेडिटेड आइटम्स या चेक्स, और एरर्स मेड बाय बैंक। इन तीनों को आपने लेकर आना है। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट के अंदर आपने ऐड करना है अनक्रेडिटेड चेक्स को, ऐड करना है अनक्रेडिटेड चेक्स को, और लेस कर देना है अनप्रेजेंटेड चेक्स को। क्लियर? ये बात याद रखें, अनप्रेजेंटेड चेक्स लेस हो जाएंगे और अनक्रेडिटेड चेक्स ऐड हो जाएंगे। ये दोनों टाइम डिफरेंस है। अच्छा, क्यों लेस हो जाएंगे या क्यों ऐड हो जाएंगे? बैंक स्टेटमेंट अनप्रेजेंटेड चेक्स, ऐसे चेक्स जो मैं अपने बैलेंस में से माइनस कर चुका, ऐसे चेक्स जो मैं अपनी कैश बुक में से क्रेडिट कर चुका, लेकिन अभी तक बैंक में प्रेजेंट नहीं हुए, तो बैंक ने मेरे बैलेंस को कम नहीं किया अभी तक, लेकिन करना तो है ना, तो उसे कहो कि भाई कर लो काम, क्योंकि कोई एरर तो नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं है, क्या बनता है कम करना, तो आप अभी कर लो। देखें, कल को वैसे भी बैंक ने आपको क्रेडिट कर डेबिट कर देना है, आपके बैलेंस को कम कर देना है, आप आज कर लो। ये बात समझ आ गई? इसी तरह अनक्रेडिटेड चेक्स, आप अपने आप को डेबिट कर चुके, बैंक ने आपको क्रेडिट, जब आपने अपने आप को डेबिट किया तो आपने अपना बैलेंस इंक्रीज कर दिया, लेकिन अभी तक बैंक ने आपके बैलेंस को इंक्रीज, तो उसे कहो कि भाई तुमने कल को भी तो मुझे इंक्रीज कर ही देना है, तो क्यों ना आज कर लो। क्लियर? तो अनप्रेजेंटेड चेक्स लेस हो जाएंगे और अनक्रेडिटेड चेक्स ऐड हो जाएंगे। अब बस यही बात याद रखने वाली है। बात क्लियर? अच्छा, अब चलते हैं, बैंक जब भी मिस्टेक करेगा या तो आपके बैलेंस को कम करेगा या ज्यादा करेगा।
इसके अलावा तो उस एरर का कोई और मीनिंग नहीं है। ठीक है, चाहे जिस मर्जी एरर करे, डेबिट करना था क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट करना था डेबिट कर दिया, किसी और को डेबिट करना था आपको कर दिया, किसी और को क्रेडिट करना था आपको कर दिया। कोई भी एरर करे, दो ही सिचुएशंस हैं, या तो गलती से डेबिट कर बैठेगा या गलती से क्रेडिट कर बैठेगा। ऐसे ही है ना। अगर गलती से डेबिट करता है, इसका क्या मतलब है कि उसने मेरे अकाउंट से बाय मिस्टेक पैसे डिडक्ट कर लिए हैं और मेरे बैलेंस को कम कर। गलती से क्रेडिट करता है तो क्या मतलब है कि उसने बाय मिस्टेक मेरे अकाउंट बैलेंस को इंक्रीज कर दिया है। अब आपने यहां पर यह सोचना है कि भाई अगर बैंक ने गलती से आपको डेबिट कर दिया, इट मीन्स दैट उसने आपके अकाउंट से पैसे निकाल, बैंक चार्जेस चार्ज करना था मिस्टर सी को और कर दिया आपको, गलती हो गई। चलो, जब उसने ये एरर किया, क्या ये एरर अब वो कहेगा कि बस अब तो हो गया, या उसका रिवर्सल रिकॉर्ड करेगा? क्या मैंने कोई गलती की हुई है तो मैं क्या करूंगा, उसे कहूंगा कि भाई कल को भी तो तूने जाके इसको ठीक करना है, ठीक करोगे तो क्या करोगे, मेरे बैलेंस को उतनी अमाउंट से इंक्रीज कर दोगे, आप आज ही इंक्रीज कर दो। तो आपने ऐड करना है wrongly debited by बैंक और लेस करना है wrongly credited by बैंक। जैसे ये चार चीजें आप लिखोगे, आपकी बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस आपकी एडजस्टेड कैश बुक के बैलेंस के साथ मैच कर सकता है, रिकॉन्साइल हो जाए। ऑल राइट, एनी इशू? अच्छा बेटा, ऑल्टरनेटिव मेथड देखें तो जैसे इक्वेशंस की लेफ्ट हैंड साइड वाली आइटम्स को राइट हैंड साइड पे लेकर जाते हैं तो अपने साइन चेंज कर देते हैं, ऐसे ही है ना। अब देखो, अब अगर हम लोग इसका स्टार्ट करेंगे ना कैश बुक के बैलेंस के साथ, तो अनप्रेजेंटेड चेक्स ऊपर लेस हो रहे थे, इधर ऐड हो जाएंगे। अनक्रेडिटेड चेक्स इधर ऐड हो रहे थे, यहां आएंगे तो लेस हो जाएंगे। रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक, ये देखें इधर ऐड हो रहा है तो इधर लेस हो जाएगा, रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक। रॉन्गली क्रेडिटेड बाय बैंक इधर लेस हो रहा है तो जब इस साइड पे आएगा तो ऐड हो जाएगा और हम पहुंच जाएंगे बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। ऑल राइट, एनी इशू? ये आपको बेटा एक एग्जांपल दी, एग्जांपल नंबर 1, कैश बुक अपनी उसने बना कर दे दी, बैंक स्टेटमेंट आपको बना कर दे दी, और साथ में स्टेरिंग के साथ कहता है दीज अमाउंट्स हैव बीन इनकरेक्टली रिकॉर्डेड, जिनके साथ स्टेरिक है कहता है वो अमाउंट्स गलत रिकॉर्ड की गई है। हमने बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है, अपडेट कैश बुक फॉर द मंथ ऑफ अगस्त एंड प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एट 31st, मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों बीआरएस हम लोगों ने बना कर दें। अब अगर इस क्वेश्चन को गौर से देखें, दोनों डॉक्यूमेंट्स आपको गिवन, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है आपको, कैश बुक की और, तो दोनों गिवन है। अब सबसे पहला काम ओपनिंग को देखा करो। अब यहां पर देखिए ओपनिंग बैलेंस 37,000 पॉजिटिव बैलेंस। जब बैंक स्टेटमेंट का देखा तो ये देखें 40,000 पॉजिटिव बैलेंस, इशू आ गया। ओपनिंग में भी इशू, मतलब प्रीवियस ईयर भी बीआरएस बनी थी या प्रीवियस मंथ में भी बीआरएस बनी थी, ये बात क्लियर? अच्छा, इस साल का देखें, वैसे तो जब ओपनिंग ठीक नहीं है तो क्लोजिंग भी ठीक नहीं हो सकती, लेकिन अगर आप देखें हमारे मुताबिक हमारी बैंक में कितना पैसा होना चाहिए, 98,000, और ये क्या है, पॉजिटिव बैलेंस। लेकिन जब बैंक स्टेटमेंट को देखा
तो पता चला कितना बैलेंस है 88 पॉजिटिव। अभी तो आप ये देखें ना कि थोड़ा बहुत डिफरेंस है और एक ही साइड का है। बाद में डेबिट क्रेडिट के भी इशू आ जाते हैं कि हम लोग कहते हैं पॉजिटिव है, बैंक स्टेटमेंट कहते हैं कि नहीं बैंक ओवरड्राफ्ट है। हम लोग कहते हैं कि हमने तुमसे पैसे लेने हैं, बैंक वाले कहते हैं नहीं तुमने हमें देने हैं। ओके अच्छा, अब बेटा सबसे पहला काम आपने ओपनिंग बैलेंसेस को ठीक करना है। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंसेस को ठीक कर, वो कैसे ठीक होंगे? BRS से। आपने ओपनिंग BRS बनानी है। ये देखिए BRS बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है। BRS ये डिसाइड कर लें कि आपने BRS के क्वेश्चंस में फॉर्मेट BRS का क्या रखना है। जी बताएं। फर्स्ट वाला बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस, तो आप लोग यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस कितना है? आप पॉजिटिव है, आप 40,000 लिख लें, 4 से 5 लाइनें छोड़ दें और फिर लिखें कैश बुक का बैलेंस। तो कैश बुक का बैलेंस कितना है? 37। ओके अब मुझे इसमें कुछ प्लस माइनस करना है। बेटा आपके MCQs इसी तरह के होंगे, यही MCQs हैं। ओपनिंग क्लोजिंग बता देंगे, साथ में रीजन बता देंगे और आपसे पूछेंगे कि बताएं करेक्ट ट्रीटमेंट कौन सा है। इसमें ऑप्शंस में करेक्ट ट्रीटमेंट ही होंगे कि ये अमाउंट ऐड करूं, ये लेस करूं, ये इस तरह से, और आपको बता देना होगा। अब देखें बेटा, आपको पता है कि जब पेमेंट की जाती है चेक इशू किए जाते हैं। चेक बुक हमेशा सीक्वेंस की फॉर्म में होती है, राइट? चेक बुक हमेशा, अगर आज मैंने चेक नंबर 12 इशू किया और मेरा अकाउंटिंग मंथ एंड हो गया, बेटा नेक्स्ट मंथ कौन सा चेक नंबर इशू करूंगा? 13। कैश बुक से मुझे पता चल गया कि मैं इस मंथ चेक नंबर 33 और उससे ऑनवर्ड इशू कर रहा हूं। ये बात क्लियर हो गई? तो अगर 33 से पहले वाला कोई चेक नंबर होगा, 33 से पहले वाला कोई चेक नंबर होगा, वो मेरे प्रीवियस मंथ का होगा। वो मेरे प्रीवियस मंथ का होगा, जो मैं प्रीवियस मंथ इशू कर, जैसे चेक नंबर 32 प्रीवियस मंथ इशू किया होगा, चेक नंबर 31 प्रीवियस मंथ इशू किया होगा। और अगर वो चेक मुझे मेरी इस मंथ की बैंक स्टेटमेंट में नजर आ जाए, इसका मतलब प्रीवियस मंथ के लिए वन प्रेजेंटेड था और इस मंथ आकर वो प्रेजेंट हो गया है। गॉट इट? बताएं क्या उसका ताल्लुक इस मंथ से है? किस से ताल्लुक है? जिसमें इशू किया था। अब मुझे ये कौन सी साइड पे नजर आएगा बैंक स्टेटमेंट की? डेबिट साइड पर। मैं जरा बैंक स्टेटमेंट के डेबिट साइड पे गया और यहां से पता चला चेक नंबर ये प्रीवियस मंथ के हैं जो इस मंथ प्रेजेंट हो गए, तो प्रीवियस मंथ के लिए ये अनप्रेजेंटेड हैं। गॉट इट? तो अनप्रेजेंटेड चेक्स लेस हो जाते हैं। बस यही बात याद रखने वाली है कि खुद को कंफ्यूज ना कर लेना कि अनप्रेजेंटेड ऐड है या लेस है। तो अनप्रेजेंटेड और अनक्रेडिटेड में से भी एक को याद रखो, दूसरा उसका रिवर्सल है, राइट? तो हमेशा याद रखना बैंक स्टेटमेंट में अनप्रेजेंटेड लेस होते हैं। तो कितनी अमाउंट है? 12 प्लस 13 25,000 लेस हो गए, लेकिन बैलेंस अभी भी रिकॉन्साइल नहीं हुआ। अब 31 32 यहां नजर आ गए। भाई 33 ये तो इसी करंट मंथ का ही चेक है, इसका कोई इशू नहीं है। साथ में मुझे 3 अगस्त डिपॉजिट नजर आया जाम इंटरप्राइजेस। 3 अगस्त मैंने यहां पे देखा यार, मैंने 3 अगस्त तो रिजवान एंड कंपनी की तरफ से 90,000 जमा करवाया हुआ है।
जबकि यहां पर कितना आ रहा है मेरे अकाउंट में 22। जब ये आपको यहां पे नजर नहीं आया और ये स्टार्ट में था, इट मींस दैट कि ये आपके प्रीवियस मंथ का अनक्रेडिट था जो इस मंथ में आकर क्रेडिट हो गया। अगस्त के मंथ में क्रेडिट हुआ तो प्रीवियस मंथ में जुलाई के मंथ में अनक्रेडिटेड था, तो अनक्रेडिटेड जाकर अनक्रेडिटेड चेक्स जाकर ऐड कितनी अमाउंट से 22,000 से करो जरा, और आपका बैलेंस मैच कर गया, ओपनिंग बीआरएस बन गई। ऑलराइट, अच्छा अब देखें बेटा, बैंक स्टेटमेंट में से ये 3 चीजें अकाउंट फॉर कर चुके हो आप, और देखो यार आपने क्या ओपनिंग बैलेंस अपना यही नहीं बताया था, तो देखो आ नहीं गया। तो बेसिकली हमारी बैंक स्टेटमेंट इस मंथ जब यहां से शुरू हो गई। ओके हो गई बात, क्लियर? नेक्स्ट चलें। अच्छा अब देखें, जब भी आप लोगों ने बीआरएस का क्वेश्चन सॉल्व करना हो, आप लोगों ने अपने पास एडजस्टेड कैश बुक बना लेनी है। क्या? एडजस्टेड कैश बुक आपने अपने पास बना ली और इसका अनएडजस्टेड क्लोजिंग बैलेंस लिख लेना। कितना? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव है तो कौन सी साइड पे लिखना? तो आपने यहां पर आके 98,000 लिख लेना, अनएडजस्टेड बैलेंस। ओके, अब बैंक स्टेटमेंट को चेक करना कैश बुक के साथ, सीक्वेंस के साथ चलना है। बैंक स्टेटमेंट को चेक करना कैश बुक के साथ, बैंक स्टेटमेंट के डेबिट कॉलम को चेक करना कैश बुक की क्रेडिट साइड, पेमेंट साइड के साथ, और बैंक स्टेटमेंट के क्रेडिट कॉलम को चेक करना कैश बुक की डेबिट रिसीट साइड के साथ। राइट, और जो चीजें आपको मिल जाएं कोई इशू नहीं है, उनको अकाउंट फॉर, और जो ना मिले वो अकाउंट फॉर कर। क्या आपको बात समझ आई? अब मैं यहां पे चला, देखें 35,000 डेबिट साइड पर, इसको मैच करूंगा, मतलब मैंने चेक इशू किया है और ये चेक नंबर कौन सा है भाई, ये बैंक को पता होता है, चेक के ऊपर नंबर लिखा हुआ है। मैं गया इधर, क्या मुझे ये 35 मिल गया? चले, आपने इसको सिर्फ टिक कर देना है, इधर भी इसको टिक कर देना है, इसके अलावा इसका कोई काम। मतलब मैंने 35,000 रुपए का चेक इशू किया और वो चेक प्रेजेंट फॉर पेमेंट भी हो गया, बैंक ने भी मेरे अकाउंट से 35,000 रुपए विड्रॉ कर लिए, इशू ही कोई नहीं है इस बात पर। क्लियर? नेक्स्ट 90,000 रिजवान एंड कंपनी, यहां पर जाके देखा रिजवान एंड कंपनी 90,000 मैच हो गया, इसको भी टिक किया और इसको भी टिक कर दिया, इशू रिजॉल्व। बैंक चार्जेस 2,000, क्या मुझे कहीं नजर आए? तो क्या उसने बताया ये बाय मिस्टेक है? नहीं, कुछ भी नहीं बताया। तो अब ये बिल्कुल ठीक बैंक ने डिडक्ट किए, लेकिन मैंने अपने पास रिकॉर्ड, तो मैं जाके रिकॉर्ड कर दूंगा। तो एडजस्टेड कैश बुक की कौन सी साइड पे रिकॉर्ड करूं? बैंक चार्जेस 2,000। ऑल क्लियर? और इश्यू रिजॉल्व हो गया। क्लियर? ये टिक जरूर लगाते जाने आपने। फिर डिपॉजिट अहमद एंड कंपनी 11,000, ये देखें, ये आपको अहमद एंड कंपनी 11,000 मिल गया, तो ये इशू रिजॉल्व है। फिर इधर आए, स्टैंडिंग ऑर्डर लीज पेमेंट की 45,000 रुपए की,
और ये मुझे मेरी कैश बुक में नजर नहीं आ। अब देखिए 45,000 है, लेकिन बेटा ये चेक की छूट है और वो स्टैंडिंग ऑर्डर है, तो मैंने अभी तक स्टैंडिंग ऑर्डर को रिकॉर्ड, तो जाकर रिकॉर्ड कर देंगे। 45,000 से क्रेडिट। ओके, और बैंक स्टेटमेंट से कहेंगे कि हमने तुम्हें रिकॉर्ड, चेक नंबर 34 है 54,000 का। मैंने जाके देखा कि हाँ जी चेक नंबर 34 मैंने इशू किया हुआ है, लेकिन जबकि बैंक स्टेटमेंट कितना कह रही है, तो कौन गलत है? स्टेरिक। ये देखो स्टेरिक, और स्टेरिक के साथ लिखा हुआ था कि जहां पर स्टेरिक है वो अमाउंट गलत है, मतलब बैंक वालों ने सही लिखा होगा, हमने गलत किया। और अगर ये बात क्वेश्चन में ना बताई जाती, चेक नंबर सेम होते और अमाउंट डिफरेंट होती, तो बैंक ऑलवेज राइट, हमारी ही मिस्टेक होती है। क्लियर? तो अब क्या है कि मुझे 54 लिखना था, क्रेडिट करना था, जबकि मैंने 45 क्रेडिट किया। ऐसा नहीं है, मैंने अपनी क्रेडिट साइड को अंडरस्टेट किया हुआ है। कितनी अमाउंट से? 9,000 से। तो अब क्या करूं? 9,000 से क्रेडिट कर देता हूं। 45 से पहले क्रेडिट था, 9 से मजीद क्रेडिट कर दूं तो 54 हो नहीं जाएगा। 9,000 क्रेडिट साइड अंडरस्टेटेड, इसे यूं लिखा जाता है, क्रेडिट साइड अंडरस्टेटेड। आई होप कि आपको ये बात समझ आ चुकी है। और चेक नंबर 34 की रिकॉर्डिंग हो गई। आपने गौर किया, मैं कैश बुक को बैंक स्टेटमेंट से मैच नहीं कर रहा, मैं बैंक स्टेटमेंट को कैश बुक से मैच कर रहा। फिर हम लोग गए डिपॉजिट चिनाब ट्रेडर्स 27,000। यहां पर देखें, ये आपको चिनाब ट्रेडर्स 27,000 मिल गया, ये बिल्कुल सही अमाउंट है हमारे पास, ये 27,000। इसी तरह से डिपॉजिट दीन इंटरप्राइजेज 50,000 के साथ हमने यहां पर देखा, दीन इंटरप्राइजेज 50,000, कोई इशू नहीं है। फिर चेक 35 गालिब एंड कंपनी 55,000, यहां पर देखा चेक 35 55,000, कोई इशू नहीं। इसी तरह से डायरेक्ट क्रेडिट मंसूर एंड कंपनी 26,000, जहां के डेबिट साइड पे देखा, क्या 26,000 नजर आया? नहीं नजर आया। तो क्या करूं? जाकर डेबिट कर दूंगा। ये बेसिकली डायरेक्ट क्रेडिट था, बैंक वालों ने मुझे क्रेडिट किया, मैं इस अमाउंट के अगेंस्ट खुद को डेबिट कर दूंगा। तो जाके 26,000 आप लोगों ने यहां पे लिख दिया। अडजस्टेड कैश बुक में डायरेक्ट क्रेडिट, राइट। नेक्स्ट डिपॉजिट सलमान एंड कंपनी 44,000, लेकिन ये स्टैरिक है, मतलब ये अमाउंट गलत है। तो ठीक अमाउंट कौन सी है? कैश बुक वाली। कितनी? किसकी मिस्टेक है? बैंक की। बैंक की मिस्टेक क्या एडजस्टेड कैश बुक में आएगी? क्या मैं खुद को 4,000 से मजीद डेबिट कर लूं? नहीं, BRS में लेकर जाएंगे। बात क्लियर? तो इस बात को हम लोग थोड़ा सा डिले करते हैं BRS के लिए। क्लियर? नेक्स्ट कैश सेल्स 6,000, और ये आपको यहाँ पे 6,000 मिल गए। इसी तरह से ये टिक कर लिया हम लोगों ने। और चेक 36 आसिफ एंड कंपनी 12,000, यहां पर देखें आसिफ एंड कंपनी 36 12,000, और आपकी बैंक स्टेटमेंट खत्म हो गई। Am I right? कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास।
तो आपकी बेसिकली एडजस्टेड कैश बुक प्रिपेयर होगा। अब आप यहां से इसका एडजस्टेड बैलेंस फाइंड कर सकते हैं। तो एडजस्टेड बैलेंस हम लोग फाइंड करते हैं इससे। बताएं, अब इसका एडजस्टेड क्लोजिंग बैलेंस बताएं। डेबिट साइड ग्रेटर है 124,000, इसमें से माइनस कर देंगे ये अमाउंट, तो वो बैलेंस कैरी डाउन एडजस्टेड क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 68,000, राइट। अब आप BRS बनाएंगे क्लोजिंग। फिर से हम लोग स्टार्ट करेंगे बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस के साथ, और वो कितना है 80 पॉजिटिव बैलेंस, और एंड करेंगे कैश बुक के बैलेंस के साथ, और वो कितना है हमारे पास। अब सबसे पहले से एरर को आइडेंटिफाई कर लो, क्या कि बैंक ने बाय मिस्टेक मेरे अकाउंट के बैलेंस को 4,000 से कम कर दिया। Am I right? करना था 40,000 से क्रेडिट, कर दिया 44,000 से क्रेडिट। तो ऐसा नहीं है, रॉन्गली क्रेडिटेड बाय बैंक। कितनी अमाउंट से? तो यहाँ 4,000 आ जाएगा। लेकिन अब ये देखना है पॉजिटिव या नेगेटिव। रॉन्गली क्रेडिटेड बाय बैंक, हाँ जी, क्रेडिट करके उसने मेरे बैलेंस को कम किया। तो अब वो क्या करेगा इन फ्यूचर? 4,000 से मेरे बैलेंस को इंक्रीज कर देगा। तो मैंने आज इंक्रीज कर दिया, ठीक ही करना था ना, तो मैंने कर दिया है ठीक। ऑल राइट। अब बात रहती है अनप्रेजेंटेड चेक्स एंड अनक्रेडिटेड चेक, और इसका आइडिया हमें होता रहता है जब हम कैश बुक को बैंक स्टेटमेंट के साथ मैच करते हैं, वहां से पता चलता है अनप्रेजेंटेड एंड अनक्रेडिटेड चेक्स का। देखें, अनप्रेजेंटेड चेक्स ऐसे चेक जो कैश बुक की क्रेडिट साइड पर नजर आए, लेकिन बैंक स्टेटमेंट की डेबिट साइड पर नजर, वो अनप्रेजेंटेड चेक्स है कि मैं इशू कर चुका लेकिन इनके अगेंस्ट अभी तक पेमेंट। तो वो कौन से होंगे? देखिए भाई, अब दोबारा से चेक 33 ना देखें, क्योंकि जब हमें नजर आ गया था इसलिए तो टिक किया था। अब आपने वो अमाउंट्स देखनी है जिनको हमने टिक, तो चेक 37 क्या आपको नजर आया? 38 आपको नजर आया आपकी बैंक स्टेटमेंट में? नहीं नजर आया। तो ये दोनों चेक्स आपके पास अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं, जो कि BRS का पार्ट बनेंगे। ऑल राइट। टोटल अमाउंट 36, आपने यहां पे लिखे अनप्रेजेंटेड चेक्स। बताएं 36 ऐड करें लेस करें? लेस करेंगे, शाबाश। और अब देखिए, कैश बुक की भी क्रेडिट साइड की क्या तमाम अमाउंट्स के साथ डील कर नहीं लिया हमने? अब आ जाए कैश बुक की डेबिट साइड पर, कौन सी अमाउंट रहती है? अब देखिए, इसके साथ डील हो चुका है, अब एरर के साथ कौन सी अमाउंट रहती है? मैंने 20,000 डिपॉजिट किए, लेकिन बैंक ने अभी तक मुझे क्रेडिट, इसीलिए तो मुझे उसकी क्रेडिट साइड पे नजर नहीं आया। तो ये चेक कौन सा चेक कहलाएगा? अनक्रेडिटेड चेक्स। और अनक्रेडिटेड चेक्स ऐड होंगे, कितनी अमाउंट? और अब आप लोग जरा इसकी कैलकुलेशन करो, आंसर आ जाएगा आपके पास 68। चेक करें क्या? एक मिनट, 4,000 में देखे बैंक ने मेरे अकाउंट से, अच्छा सॉरी, अनक्रेडिटेड था तो उसने मेरे बैलेंस को इंक्रीज किया हुआ है।
अनक्रेडिटेड था, उसने मेरे बैलेंस को इंक्रीज किया हुआ है, बाय मिस्टेक 4000 ज्यादा उसने चार्ज कर दिया, तो फ्यूचर में वो क्या करेगा, कम कर देगा। तो हम लोग अनक्रेडिटेड रॉन्गली क्रेडिटेड बाय बैंक को लेस किया करें। अब देखें आपके पास 68,000। ऑल राइट, ये है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेट। अब बेटा इसके बाद हमारे पास छोटी छोटी एग्जांपल्स हैं जिसमें आप लोगों ने ये जो डिफरेंसेस की रीजन पढ़ी हैं, हर किसी के लिए उसने अलग अलग एग्जांपल दी हुई है। ये सारे एग्जांपल्स कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल से पहले तक आप लोगों ने खुद से सॉल्व करके लानी है। ओके, जैसे करेक्शन इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो कहते कंप्लीट ओमिशन ऑफ रिसीट और पेमेंट। बेसिकली मैं इस एग्जांपल में आपको सब कुछ पढ़ा चुका हूँ। अब आपने हर ट्रांजैक्शन को देखना है और ये सोचना है कि मैंने इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कब कहाँ कैसे करनी है। क्लियर? तो जैसे ही आप लोग ये छोटी छोटी सारी एग्जांपल सॉल्व कर लेंगे और आप पहुंच जाएंगे कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल से पहले तक, तो कल के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जांपल नंबर 7। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।